सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 5 का एक हमने पार्ट जो है टॉर्क वाला वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी कि इक्विलिब्रियम वाला कोशिश पूरी करेंगे कि कंप्लीट कर ले, तो हमारा सिर्फ इस चैप्टर का एक पार्ट रह जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं इक्विलिब्रियम की। ये पूरा जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना, ये आप क्लास मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कोई इसमें नई चीज है ही नहीं। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कंडीशन, ये सब आप क्लास मैट्रिक में पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ यूँ समझे एक बार फिर से जो है रिविजन के लिए दे दिए आपको, और पेपर में तो आ सकती है, जाहिर है रिड्यूस सिलेबस में है तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। डेफिनेशन लिखता जा रहा हूँ, बोलता जाता हूँ कि क्या है हमारे पास, आसानी रहती है आप लोगों को कॉपी करने पे। ठीक है, डिटेक्ट करता रहूंगा। तो देखें क्या है, अ बॉडी is said to be in equilibrium अच्छा जनाब, अगर वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में उस वक्त कहलाती है जब जब होगा क्या कि वो या तो रेस्ट पर हो, इफ इट इज एट रेस्ट, या फिर मूव कर रही हो और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जनाब, कब कहलाएगी इक्विलिब्रियम में? जब या तो रुकी हुई है, मैं रुका हुआ हूँ रेस्ट में। ठीक है, तो मैं क्या हो गया इक्विलिब्रियम, मैंने चलना शुरू कर दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब भी इक्विलिब्रियम में रहूंगा। अच्छा, एक डेफिनेशन फिजिशियन और भी कहते हैं, a state of a body when it does not have linear acceleration और angular acceleration, यानी ऐसे ही बॉडी की वो स्टेट जब उस बॉडी के अंदर ना तो लीनियर एक्सेलरेशन हो ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो। सर क्यों? इसलिए देखो, एक्सेलरेशन सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक्सेलरेशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि ऐसी स्टेट ऑफ अ बॉडी जिसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होती, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होती, तो वो बॉडी कहलाती है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स हमारे पास है, मैं एग्जांपल ले देता हूँ, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के बाद फिर चलते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों हम कि मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर कौन होता है? जो जहाज से कूदे या कहीं से भी जंप लगाएं और पैराशूट के जरिए फिर नीचे आ जाएं, पैराशूट ऑन होने के बाद वो कहलाते हैं पैराट्रूपर। ठीक है, अच्छा नंबर 2 देखें, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये भी इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ठीक है, तो सर इसका मतलब दो टाइप्स है इक्विलिब्रियम की, एक तो रेस्ट वाली होगी और एक क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो लगाते हैं हेडिंग हम किस चीज की, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। शुरू करते हैं बात को, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आसानी से टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह लिखवा रहा हूं, जिस तरह करा रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। क्या लिखेंगे बच्चों हम कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी टू टाइप्स होती हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक नाम से ही जाहिर, स्टैटिक में ये होगा बच्चों कि हमारे पास जो है, स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक का मतलब होता है रुके रहना। जो बॉडी अगर रेस्ट में है, कप ऑफ टी रखा हुआ है, सेल फोन रखा हुआ है, कुछ भी आपने किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट पे मौजूद है, तो इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो डेफिनेशन भी लिखते जाओ साथ साथ, क्योंकि पेपर में अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सर 12 इतने बच्चों की चीजें पूछेंगे तो कहना नहीं, ठीक है, कुछ बईद नहीं है, इस बार पेपर आसान ही बनेगा, तो पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन में लिखने लगा हूं, क्या लिखूंगा मैं? If a body is said to be at rest, if a body is at rest, then it is said to be in static equilibrium.
लाजमी नहीं है कि आपको चैप्टर 5 के हवाले से प्रॉब्लम हो, पीछे भी चैप्टर जो पढ़ ली है आपने उसमें भी कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, हम इसकी एग्जांपल्स हमारे पास 2 लिख लेते हैं, बस काफी है। पहली हमने लिख ली इसकी एग्जांपल जो वहां लिखकर आए थे, ऐसे कर लो कि आ कप ऑफ टी, ठीक है। दूसरा कर लो अ पोल ऑन अ स्ट्रीट, गलियों में जो पोल्स लगे हुए होते हैं वो भी किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। फिर आओ बच्चों चलते हैं डायनामिक के ऊपर कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास। डायनामिक इक्विलिब्रियम चलो कोई बात नहीं, वहां रोमन में लिख दिया था, यहाँ सिंपल लिख दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है, समझ में आनी चाहिए बात। क्या लिखेंगे, इफ अ बॉडी, वहां था इज एट रेस्ट, यहाँ क्या होगा, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, is moving with uniform velocity, then it is said to be in dynamic equilibrium, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रही है किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बॉडी किसमें होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। जनाब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स देख लें जरा। इसकी मैं एक तो वही ले देता हूं, क्या, मोशन ऑफ पैराट्रूपर, मोशन ऑफ पैराट्रूपर। दूसरी बच्चों हमारे पास क्या होगी, a car which is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये तो निमट गई बच्चों हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप्स, ठीक है। टाइप्स की डेफिनेशन भी हो गई, एग्जांपल भी हो गई, ठीक है। अब जा रहे हैं हम कंडीशंस के ऊपर, तो ये पूरा मामला समझ में आ गया, ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक वाला। अब चलो कंडीशंस के ऊपर इसकी, ठीक है। 2 कंडीशंस हैं आप जानते हैं, इसको इरेज कर लें फिर कंडीशन शुरू करते हैं इसकी। जनाब छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक, और चैप्टर फिर आपका जो है थियोरेटिकली खत्म हो जाएगा। अच्छा, हेडिंग लगाते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। देखिए भाई 2 कंडीशन, ठीक है। डायरेक्ट हेडिंग डाल रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन कहलाती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट या डेफिनेशन देख लें, द सम ऑफ all forces acting along x-axis or y-axis is equal to 0। देखो कहने का मकसद क्या हुआ, कहने का मकसद ये हुआ कि एक ऐसी बॉडी जिसपे राइट वर्ड भी फोर्सेस लग रही हैं, लेफ्ट वर्ड भी फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड भी लग रही है, डाउनवर्ड भी लग रही है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा सिलसिला होगा तो 2 सूरतें, 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास पॉसिबल है। क्या, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है, बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, ठीक है। ना बॉडी उस तरफ जा पा रही है, ना बॉडी उस तरफ जा पा रही है, तो मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट, ठीक है। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सर अगर अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं तो ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ बॉडी रेस्ट पे रहे बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहे, ठीक है। ये भी मुमकिन है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की होगी, ठीक है।
अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आओ, इसके एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं। देखो इसकी डालते हैं हेडिंग एक्सप्लेनेशन की। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या होगा जरा देखिएगा। हमने मान ली कंसीडर n number of forces, n number of forces acting on a body which are क्या क्या है वो F1, F2, F3 अप टू Fn। ठीक है, अब फर्ज करो कि हमने क्या कहा था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है सर तमाम फोर्सेस को आप ऐड कर दें। ठीक है, फोर्सेस है कौन कौन सी F1, F2, F3, जहां तक दिल करे वहां तक ले जाओ, यानी कि Fn तक। ठीक है, तो आइए सबको प्लस करें। इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं ना कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 कहां तक Fn तक सब इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर सब्मिशन ऑफ F इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तमाम की तमाम फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, ये कौन कहता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है हमें। ठीक है, अब मान लो कि ये फोर्सेस लग रही हैं एक्स वाई कंपोनेंट्स पर, तो मैंने क्या लिख दिया, इफ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन, आर एक्टिंग ऑन एक्स वाई प्लेन, then we can resolve it into x and y components। हम कर सकते हैं इसको रिजॉल्व, तो कैसे करेंगे जरा ये भी देखिएगा। ठीक है, पहली फोर्स मेरे पास कौन सी है F1, क्या बन जाएगा F1x प्लस F1y। इसको मैं ऐसे देख सकता हूं F1xi F1yj इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या F2x प्लस F2y इज इक्वल्स टू F2xi प्लस F2yj। ठीक है, अच्छा कहां तक जाना है Fn तक, Fn के लिए क्या होगा Fnx प्लस Fny इज इक्वल्स टू Fnxi, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और Fnyj इसको ऐसे ही होगा। ठीक है, मैंने तमाम फोर्सेस को क्या किया बच्चों, रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तमाम की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे F1 की, F2 की, F3 की इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो वो पोर्शन जो है मैं इरेज कर रहा हूं, वो पोर्शन इरेज करने के बाद फिर आगे काम करते हैं हम अपना। देखें भाई, जब हमने उसको पुट किया तमाम वैल्यूज को, यहां ले देता हूं पुटिंग ऑल द वैल्यूज, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जब पुट किया 1 के अंदर तो क्या बना, देखिएगा सर बन गया F1x प्लस F1y प्लस ये आ गया आपके पास अल्लाह भला करे F2x प्लस F2y डॉट 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 Fnx प्लस Fny इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात, यहां तक तमाम वैल्यूज पुट कर दी। अब x वाले एक जगह कर रहा हूं, y वाले एक जगह कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकता हूं, अरेंज कर रहा हूं बेसिकली x को एक साथ, y कंपोनेंट्स को एक साथ। तो जरा देखिएगा क्या बन गया F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू Fnx। x वालों को हम क्या करते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिवली I से रिप्रेजेंट करते हैं तमाम x कंपोनेंट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया बच्चों,
y वाले एक जगह f1y प्लस f2y अप टू fny कलेक्टिवली j से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ लिख दिया 0i प्लस 0j। ठीक है ना, लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j ताकि मैं इक्वेट कर सकूं, इसको इससे इक्वेट कर लूं, इसको इससे इक्वेट कर लूं। तो भाई मेरे पास जब मैंने इक्वेट किया, लिख देता हूं कि बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन, बाय इक्वेटिंग जब इक्वेट किया, जब बाय कंपेयरिंग जब कंपेयर किया, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास क्या, f1x प्लस f2x अप टू fnx इज इक्वल टू 0, आई से आई कैंसिल, और f1y प्लस f2y प्लस fny इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात यहाँ तक? मतलब इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं ना कि सब्मिशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 और सब्मिशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जनाब, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? n हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया आपके पास n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ n आ गया, और ये हो गया आपके पास i इक्वल टू 1। ठीक है, सब्मिशन ऑफ ऑल फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रही है इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर दिया। समझ गए ये बात, पहली बात? ठीक है, ठीक हो गई बात यहाँ तक? पहली क्वेश्चन, पहला जो हमारे पास है वो प्रूफ हो गया। सही है, अच्छा जी, इसको हम बॉक्स में कर दें। ये आ गया बॉक्स में हमारे पास, ये तो हमने प्रूफ करना था और प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। इतना आसान सा टॉपिक है ये कि इंशाल्लाह कोई परेशानी ऐसे आएगी नहीं। बार बार लेक्चर के दौरान कह रहा हूँ, कोई परेशानी आए तो मुझसे पूछ लेना। जिस जिस बच्चे के पास लेक्चर जाए, सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप पे पूछ लीजिए ताकि सब एक साथ एंटरटेन हो जाए। अलग अलग पूछते हैं ना आप लोग, फिर ये होता है कि एक बच्चे ने पूछा, उसके बाद फिर वही जो है दूसरे बच्चे ने पूछा, तो इसलिए जो है वो इंडिविजुअली से अच्छा है आप ग्रुप में पूछना ताकि कलेक्टिवली सबको चला जाए आंसर। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। अब आइए जनाब सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन को कोई प्रूफ ही नहीं है, मजे की बात कोई। ठीक है, जस्ट थ्योरेटिकली हम आपको डिफाइन कर देंगे और फिर आपका ये टॉपिक भी खत्म। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जनाब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है क्या कहती है, स्टेटमेंट देखें। दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। क्या? द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको याद होगा, आप क्लास मैट्रिक में एक पढ़कर आए थे, एक प्रैक्टिकल कर आए थे आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला। ठीक है, एक आपने रूलर लिया था, उस पे वेट हैंग किए होंगे। ठीक है, जैसे ही आप राइट पे वेट डालते थे तो वो स्केल क्लॉकवाइज घूमता था। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट पे वेट डालते थे वो स्केल एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। फिर आपने उन वेट के जरिए उनको बैलेंस करके उस स्केल को ऐसे रोक दिया बीच में, मतलब उस पे एक्ट तो कर रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क भी और सर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी, बट बॉडी घूम नहीं रही। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे मौजूद। आ रही है बात समझने वाली? अच्छा जनाब, यानी कि सर मतलब क्या हुआ, ना बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है ना बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्योंकि आपने खुद उसको क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के जरिए आपने ये कर दिया कि जनाब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने इसको फॉलो करवा दी थी। क्यों? क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो दोनों क्या कर दिए थे, इक्वल कर दिए थे। बाकायदा पूरा प्रूफ किया था आपने, उसमें था, आपको अगर याद हो इस तरीके से कि अल्लाह भला करे आप लोगों को, हाँ, W1 D1 W2 D2 W3 D3 W3 D4, W क्या था वेट से और D क्या था मोमेंट आर्म था। तो आपने सारी जब आप कैलकुलेशन की थी तो दोनों टॉर्क क्या आए थे, इक्वल आए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, बॉडी रेस्ट पे आ गई थी। ठीक है, अच्छा जी, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड, और एंटी क्लॉकवाइज को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क
acting on a body is equal to 0। ये क्या कराएगी सेकंड कंडीशन जी आपके पास स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन बनाइए बच्चों। इसकी एक्सप्लेनेशन पे मान लीजिए कि आपके पास एन टॉक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आओ हमने क्या लिखा, कंसीडर एन नंबर ऑफ टॉक्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। एन नंबर ऑफ टॉक्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा जनाब, एन नंबर ऑफ टॉक्स को मैंने ले लिया विच आर टॉर्क T1 T2 और कहां तक सपोज कर लिया Tn तक, सही है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, according to second condition of equilibrium, हम एक बात जानते हैं कि क्या हो जाएगा ये τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वी कैन से दैट समेशन ऑफ ऑल टॉक इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन प्रूफ। इसका आपके सिलेबस में जो है वो प्रूफ शामिल मौजूद नहीं है, ठीक है। एक बात और याद रहे एमसीक्यूज के लिए, क्या कि जो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जिसपे तमाम की तमाम लेफ्टवर्ड राइटवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती है बॉडी, तो ऐसी बॉडी कहलाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। किसमें कहलाती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो आपकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही हो वो कहलाती है बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। फर्स्ट कंडीशन वाली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन वाली रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात ये वाली? तो हमारा दूसरा पार्ट भी इस चैप्टर का जो खत्म हुआ बच्चों। यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।